सो हेलो एवरीवन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ जो है वो स्टार्ट हुई है और इस सीरीज़ के अंदर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं, ख़ास तौर से जो पूरे वीक के अंदर न्यूज़ में थे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट वीक भी ये सेशन हुआ था और इस वीक भी और कंटिन्यूस बेसिस में जो डिस्कशन है साइंस टेक के टॉपिक्स पर, वो हम लोग करेंगे। देखो, साइंस एंड टेक एक ऐसा एरिया है जिस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप प्रिपरेशन करते हैं और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, तो उसके लिए एक वेल डायरेक्टेड प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है और एक गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है। बट साइंस टेक की अगर बात किया जाए तो ऐसा कोई डिफाइंड कोई किताब नहीं है। साइंस टेक के जितने भी प्रश्न आ रहे हैं वो कंटेम्प्रेरी आस्पेक्ट से ही प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो रहे हैं। यूपीएससी का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो ये ट्रेंड में जो भी प्रश्न आएंगे तो वो 2 साल या विद इन जो भी टेक्नोलॉजी न्यूज़ में इवन 2 to 3 years में भी जो टेक्नोलॉजी न्यूज़ में है वहाँ से भी ये लोग क्वेश्चंस बना रहे हैं। सो विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। आपका एक काम ये है कि जो भी डिस्कशन हो रहा है उसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करें और साथ साथ में हर टॉपिक के साथ आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको ध्यान में दें। अगर कोई भी टॉपिक अगर आप गो थ्रू होते हैं और उसके बाद क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं, इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग आपकी काफ़ी बेटर हो रही है धीरे धीरे। तो शुरुआत करते हैं आज का जो सेशन है और आज के टॉपिक्स हैं। सो माय नेम इज़ सौरभ पांडे और करंट अफेयर्स को लेके और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे एरिया और एग्रीकल्चर ऑप्शनल को लेके आई बीन टेकिंग क्लासेस सिंस लास्ट 8 to 9 years के ऊपर हो गया। 6,000+ लेक्चर्स भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिस्कशन। तो यहाँ पे चालू करते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट टॉपिक। पहला टॉपिक देखते हैं। पहला देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक आपका आया है, स्टेप एंड शूट स्पार्क थेरेपी। ठीक है, स्टेप एंड शूट थेरेपी के ऊपर ये टॉपिक है। अब ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक की अगर बात किया जाए, जैसे अगर पिछला अगर आपने डिस्कशन देखा होगा तो पिछला जो हम लोग का डिस्कशन था इट वाज ऑन फेस थेरेपी। वो डिस्कशन आपका फेस थेरेपी के ऊपर था और ये जो डिस्कशन है, इस डिस्कशन पे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्पार्क थेरेपी। तो स्पार्क थेरेपी क्या है, इसको एक बार गो थ्रू होते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। देखो क्या है कि अलग अलग जो थेरेपी डेवलप की जाती हैं, ये जो अलग अलग थेरेपी, जैसे पिछली बार हम लोगों ने फास्ट थेरेपी के ऊपर डिस्कशन किया था और उस फास्ट थेरेपी में भी इफ़ यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस्ड कि जो ये फाज है ये एक वायरस है और वो बैक्टीरिया को टारगेट करता है और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो होता है उससे डील करने के लिए इस फास्ट थेरेपी का एक महत्वपूर्ण रोल है। तो ये हम लोगों ने लास्ट जो डिस्कशन, लास्ट वीक का डिस्कशन था, उस पर हम लोगों ने लाइक कवर किया था। अब आ जाती है स्पार्क थेरेपी। देखो, स्पार्क थेरेपी के अंदर क्या है कि ये जो थेरेपी है, ये पहली चीज़ तो आपको ध्यान में रखना है, इस थेरेपी का इस्तेमाल कैंसर से डील करने के लिए किया जाता है। और दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि इस थेरेपी के अंदर प्रोटॉन बीम का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर आपने कभी, अगर आपको याद हो बचपन के टाइम पे आप लोग एक होता था ना कि एक ऐसा छोटा सा रहता था, टॉर्च टाइप रहता था, उसका ऐसा बटन दबाओगे तो एकदम ऐसा लगता था लेज़र बीम जो है उससे निकल रही। तो अगर कहीं भी अगर आप उसको ऐसा करोगे तो वेल डायरेक्ट बीम ऑफ लाइट वहाँ फॉल करती थी। तो यहाँ पे क्या है कि व्हेन यू टॉक अबाउट दिस स्पार्क थेरेपी, जब आप इस स्पार्क थेरेपी की बात करेंगे तो इस स्पार्क थेरेपी के अंदर भी क्या है, हम एक बीम का इस्तेमाल करेंगे। बट इसमें यूनिक बीम क्या है कि इसमें हम प्रोटॉन बीम का इस्तेमाल करेंगे। प्रोटॉन बीम का इस्तेमाल करेंगे और एम क्या है, एम है कि कैंसरस सेल्स को का खात्मा करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। जैसे अगर आप इस इमेज को देखो, लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप इफ़ यू कैन सी दिस इमेज, तो इस इमेज में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये यहाँ से आपकी जैसे ऐसा बीम निकल रही है, ऐसा एक वेल डायरेक्टेड बीम आपका आ रही है, ये मान लो कैंसर का सेल है और ये क्या करेगी, इसका खात्मा कर देगी। तो पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप स्पार्क थेरेपी आपके अगर आपसे कोई पूछे तो इसको एक और थेरेपी नाम से हम जानते हैं जिसे प्रोटॉन थेरेपी भी बोला जाता है, प्रोटॉन थेरेपी। और इसका यूनिकनेस क्या है कि देखो क्या है कि कैंसर को जब आप ट्रीट करते हो, जैसे मान लो शरीर के किसी भी हिस्से में कैंसर, जैसे अब यहाँ पे ब्रेन का है, ब्रेन तो बहुत मुश्किल होता है डील करना, लेकिन और शरीर के कई सारे हिस्से में अगर कैंसरस
कैंसरस सेल्स मौजूद है तो उनका एक नेचर होता है, क्या होता है कि वो सेल्स जो है ना अपने आप को बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है, मतलब उनका जो ग्रोथ होगा या जैसे भी वो होंगे वो बहुत तेज़ी से अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से 2, 2 से 20, 20 से 200, 200 से 2000, 2000 से, मतलब बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे, बहुत तेज़ी से जो है ये सेल्स लगातार ग्रो करते चले जाएंगे। अब क्योंकि ये सेल्स अनकंट्रोल्ड वे में ग्रो करते जाएंगे तो ये शरीर को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर हमें डील करना है तो जनरली जो इस्तेमाल तरीका अपनाते हैं वो कीमोथेरेपी का अपनाते हैं। अब कीमोथेरेपी में नुकसान क्या है? कीमोथेरेपी में सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि जो कैंसर के जो सेल होते हैं, कैंसर का सेल तो चलो खात्मा उनका हो जाता है, लेकिन जो आपके लाइक फॉर एग्जांपल सराउंडिंग जो सेल्स होता है, मतलब कैंसर सेल के आसपास के जो सेल्स होते हैं उनमें से भी काफ़ी, मतलब जो सेल हैं वो डैमेज हो जाते हैं। अगर मान लो कोई बॉडी ऑर्गन बड़ा है उसमें कैंसर है तो कुछ अगर हेल्दी सेल्स ख़त्म हो जाए तो कोई बात नहीं, बट कई ऐसे कैंसर होते हैं जिसमें अगर कुछ हेल्दी सेल्स भी अगर उनका खात्मा हो जाए तो आप मानकर चलिए कि वो बॉडी ऑर्गन काम करना छोड़ देता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ऑर्गन फेलियर के चांसेस होते हैं। तो लगातार रिसर्च होती रहती है कि हम किसी ना किसी तरीके से एक तरीका अपनाएंगे जिसके माध्यम से ऐसे जो सेल्स हैं उनका खात्मा किया जाए, मतलब जो कैंसरस सेल्स हैं उनका खात्मा किया जाए और हेल्दी सेल्स किसी भी प्रकार के जो है वो अफेक्ट ना हो। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये जो आपकी स्पार्क थेरेपी है, ये स्पार्क थेरेपी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जो है इसको डेवलप किया जा रहा है। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ये आपकी डेवलप किया जा रहा है, यूएस के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इसका नाम क्या है? स्टेप एंड शूट स्पॉट स्कैनिंग प्रोटॉन आर्क थेरेपी। तो इसका फुल फॉर्म आप याद रखना, इसका फुल फॉर्म में ही इसका पूरा मीनिंग है, स्टेप एंड शूट स्पॉट स्कैनिंग प्रोटॉन आर्क थेरेपी। अब देखो यहाँ पे क्या है कि स्टेप एंड शूट, जैसे जैसे मान लो कि आपके पास ऐसा बंदूक है ना, मतलब जस्ट टू इमेजिन कि आपके पास बंदूक है, अब आपके एक कदम आगे बढ़ाया, निशाना लगाया और गोली चला दी, तो जो भी टारगेट हो टारगेट को आप हिट कर जाओगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा गोली नहीं चलाना, यहाँ पे सिंपल सा बात है कि जो भी मशीन है उस मशीन से जो बीम है, प्रोटॉन की बीम है, वो प्रोटॉन की बीम रिलीज़ होगी और डायरेक्ट जो टारगेट है उसको हिट करेगा, आसपास के कोई सेल को डैमेज नहीं करेगा। ये इस स्पार्क थेरेपी की यूनिकनेस है। और जो भी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो प्रोटॉन बीम का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये आपको पूरा रटा होना चाहिए कि किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रोटॉन बीम का इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे कई, मतलब जैसे मान लो ये एडिनोइड सिस्टिक सार्किनोमा है, कार्सिनोमा की अगर बात करते हैं, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैंसर के रूप में कंसिडर किया जाता है। तो ऐसे जो कैंसर्स होते हैं इनको ट्रीट करने के लिए आपको वेल डायरेक्टेड कहीं ना कहीं ऐसा तरीका चाहिए होता है कि डायरेक्टली वो सिर्फ कैंसर सेल का को ही खात्मा करे, आसपास के जो भी हेल्दी सेल्स है ना उन हेल्दी सेल्स का पर वो किसी भी प्रकार का डैमेज ना करे। तो यही इस स्पार्क थेरेपी का ऑब्जेक्टिव है। तो ये थोड़ा सा आपको क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है। इस इमेज से आप थोड़ा सा, इफ़ यू कैन सी, तो इस इमेज से आपको एक क्लैरिटी काफ़ी आ जाएगी। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर ये अलग अलग अगर देखोगे तो यहाँ से ये जो बीम है रिलीज़ हो रही है और ये कैंसर सेल का खात्मा जो है इसके द्वारा किया जा रहा है। अब जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है उसमें ये है कि ये जो स्पार्क है ख़ास तौर से जो क्रिटिकल ऑर्गन्स है, जैसे मान लो स्कल है, फेशियल नर्व्स हैं, जो फेस है उसके नीचे की नर्व्स हैं, स्कल के नीचे का बेस है, इनके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इनका सबसे बड़ा बेनिफिट इस थेरेपी का क्या है कि आसपास के जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज नहीं होंगे। तो ये अवॉइड करता है किसी भी प्रकार का जो कोलेट्रल टिश्यू डैमेज है उसको ये अवॉइड करता है। इसका चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसका कॉस्ट बहुत हाई है, क्योंकि ये प्रोटॉन बीम ऐसा नहीं है कि आप कोई तुरंत बीम कोई जनरेट कर देंगे और कहीं ना कहीं फिर आप इसका इस्तेमाल करते जाएंगे। ये मतलब कॉम्प्लेक्स मेथड के माध्यम से जो है ये बीम जनरेट होती है, देन ओनली यू कैन यूज़ इट। तो इसका कॉस्ट भी काफ़ी हाई होता है। दूसरा एक इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है, इस पर मैं अभी अब टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना, बिकॉज इसके बाद हम लोग जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस टॉपिक से उसको भी करेंगे। अब सबसे एक और इसमें एक कंसेप्ट होता है, जैसे ये आपसे पूछा जा सकता है कि जोग्राफिकल मिस न्यूज़ में था, तो ये जोग्राफिकल मिस किससे रिलेटेड है? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो देखो जो जोग्राफिकल मिस का कंसेप्ट है, व्हेन यू टॉक अबाउट जोग्राफिकल मिस, तो जोग्राफिकल मिस का अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि जैसे देखो क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये जो बीम है ना, प्रोटॉन बीम है, अब ये आके डायरेक्टली आपका हिट करेगी, इसका पूरा वेल डायरेक्टेड होता है। अब क्या होता है कि जो कैंसरस सेल्स होते हैं ना, कई बार ये मूव कर सकते हैं, मान लो ब्लड सर्कुलेशन है किसी वजह से कैंसरस सेल्स मूव कर गए।
अब ऐसी स्थिति में अगर ये जैसे मान लो ट्यूमर, कोई भी ट्यूमर या कैंसर है वो श्रिंक कर जाए या कहीं मूव कर जाए, एक जगह से दूसरी जगह या इधर से इधर ऐसा कुछ मूव कर जाए, तो उस स्थिति में जो ये बीम है, प्रोटॉन बीम है, ये प्रोटॉन बीम क्या करेगा, आज मतलब अगर इसके पीछे जो दूसरे सेल्स होंगे उनका वो खात्मा कर देगा। तो ये बहुत ही डेंजरस भी है। ये जोग्राफिकल मिस क्या है, ये इसको डेंजरस बना देता, मतलब ये रिस्क है कि अगर इसने आपने कैलकुलेट किया, बोला ये इसको यहाँ पे हिट करना है, हिट करने के बाद अगर आपके ये ट्यूमर सेल्स या कैंसर सेल्स इधर से उधर प्रोसीड कर गए या इधर से उधर चले गए, तो वो फिर जो एरिया है वहाँ अगर हेल्दी सेल्स मौजूद हो तो उनको खात्मा कर देगा। तो ये इसे कहते हैं जोग्राफिकल मिस की बात है। दूसरा ये भी कहा गया कि इसका ओवर यूज मे रिजल्ट इन ओवर यूज़ है या इनअप्रोप्रिएट यूज़ भी हो सकता है, जो कि इसको डेंजरस बना सकता है। ये एक आपको हाईलाइट किया गया। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पे आपको देखो ये पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि जो स्पार्क थेरेपी, इसमें प्रोटॉन बीम का इस्तेमाल हो रहा है। प्रोटॉन बीम का इस्तेमाल जो किया जा रहा है उसके बेसिस पे जो कैंसरस सेल्स हैं उनको खात्मा किया जा रहा है, और आसपास के जितने भी हेल्दी सेल्स हैं उन हेल्दी सेल्स को डैमेज नहीं होता। अब एक और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, वो ये आती है कि जो स्टेप एंड शूट स्पार्क ये है, इसमें इसमें जैसे सपोज करो कि जो एनर्जी लेयर है या एनर्जी लेवल वो वेरी करेगा। जैसे सपोज जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोटॉन की बीम को ऐसा हिट करते हो, कोई भी कैंसरस सेल्स हैं, उन कैंसरस सेल्स को अगर आप डायरेक्टली हिट करते हो, अगर आप उनको डायरेक्टली हिट करते हो, लाइक है ना, डायरेक्टली हिट करते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि सेम फ्रीक्वेंसी या सेम एनर्जी लेवल आप हमेशा उसको प्रोवाइड करो। तो वहाँ पे क्या है, एनर्जी लेवल को चेंज कैसे किया जा सकता है, तो चेंज कैसे किया जा सकता है, उसको सर्टेन एंगल्स में आप ऐसा शिफ्ट कर सकते हो, डिफरेंट एंगल्स में डिफरेंट इंटेंसिटी जो है वो जाएगी। जैसे अगर टॉर्च आपने पकड़ी हुई है, सपोज कोई टॉर्च आपने पकड़ी हुई है, और उस टॉर्च जो टॉर्च आपने पकड़ी हुई है, तो वो जो टॉर्च है, अगर है ना, उसका अगर आप एंगल थोड़ा सा ऐसा करोगे, सीधा करोगे, ऐसा करोगे, तो जो इंटेंसिटी है लाइट की एक जगह पे वो वेरी कर सकती है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो एनर्जी है वो एनर्जी वेरी करेगी बेस्ड ऑन दिस एस्पेक्ट की जो आप लाइक फॉर एग्जांपल जो प्रोटॉन बीम आप किस डायरेक्शन से और टारगेट को आप हिट कर रहे हो। तो एक तो ये चीज़ याद रखना है। दूसरा कहा गया कि सबसे जो इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है वो ये है कि पहला जो एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अभी ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि पहला जो पेशेंट है, इस पेशेंट का पहला जो फर्स्ट पेशेंट है वो प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट किया गया है। 46 ईयर ओल्ड वुमेन है, उसको ट्रीट किया गया था, पैरोटिड ग्लैंड कैंसर के लिए ट्रीट किया गया था। कई सारे सेशंस किए गए थे और ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा सक्सेसफुल हुआ। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है, ये प्रॉपर तरीके से ऐसा अप्रूव्ड नहीं है। प्रॉपर मतलब पूरे तरीके से ऐसा अप्रूव नहीं, मतलब अभी इसका एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे चल रहा है। इसमें देखो कुछ और भी होता है, जैसे एक होता है स्टेप एंड शूट स्पार्क होता है, एक होता है डायनेमिक स्पार्क होता है। स्टेप एंड शूट जो स्टेप एंड शूट स्पार्क जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें फिक्स्ड बीम की पोजीशन होती है, और डायनेमिक स्पार्क में क्या होता है कि जो बीम की पोजीशनिंग है वो वेरी कर सकती है। बीम मतलब जहाँ से वो प्रोटॉन बीम आ रहा है उसकी पोजीशनिंग वेरी कर सकती है। इसका परफॉर्मेंस हाई है, इसका स्लाइटली बेटर है, बहुत हाई नहीं है, या अप्रूव्ड है या अवेटिंग, अभी क्लियरेंस इसका अवेटिंग है। तो यहाँ पे कुछ जगहों पे इसको अप्रूव करके इस्तेमाल भी किया जा रहा है, बट अभी लार्ज स्केल में अगर एप्लीकेशन की बात करें तो धीरे धीरे जो हो सकता है जब तक आप एग्जाम दो तो लार्ज स्केल में इसका एप्लीकेशन जो है वो इंक्रीज़ कर दिया जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान में रखना है। अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कन्वेंशनल जो साइड इफ़ेक्ट है रेडिएशन थेरेपी, लाइक फटीक है, नोजिया है, ऐसा कई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो रहते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो स्पार्क थेरेपी से भी एसोसिएटेड कुछ बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बट वो बहुत ही वी कैन से कि ऐसा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट जो है इनको कंसिडर नहीं किया जाता है। दूसरा ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका यही है कि जो ट्रीटमेंट है वो प्रिसीजन ट्रीटमेंट है। एक बार आपको पता है कि ये कैंसरस सेल्स हैं, ये उनका खात्मा तुरंत कर देगी। तो ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रीटमेंट में प्रिसीजन है। दूसरा क्या है कि जो सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं इनको डैमेज नहीं होता है, ये दूसरा इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। आसपास के जो भी दूसरे जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, वो डैमेज नहीं होती हैं, तो ये इसका दूसरा पॉइंट आ जाता है। तीसरा एक आपका ध्यान में रखना है कि इसका जब अगर हम फ्यूचर एस्पेक्ट की बात करें तो सबसे ज़रूरी है कि इसको हम कैसे डेवलप करते हैं, क्योंकि उसमें कॉस्ट बहुत इन्वॉल्व है। प्लस इसका जो रेगुलेटरी एस्पेक्ट है वो भी देखना है, कैसे हम इसको रेगुलेट करते हैं, यूज़ करते हैं। इसका ओवर यूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, मिस यूज़ ओवर यूज़ नहीं होना चाहिए।
अप्रोप्रिएट यूज़ होना चाहिए, इनअप्रोप्रिएट यूज़ नहीं होना चाहिए। तो ये स्पार्क थेरेपी इसके कंटेक्स्ट में भी मैटर करती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे ये टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब कुछ क्वेश्चंस अगर आप देखोगे, जस्ट ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्टेप एंड शूट स्पॉट स्कैनिंग प्रोटॉन आर्क थेरेपी। एक बार पॉज करो वीडियो को एंड जस्ट ट्राई टू सी दिस, क्या आंसर होगा, ठीक है। देखो ये सारे जो टॉपिक्स आपके आते हैं ये न्यूज़पेपर के अंदर आते हैं, जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर आते हैं। आई ऑल्सो लाइक टेक द हिंदू सेशन, जो डिस्कशन हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखो कि ये जो भी ये टॉपिक्स होते हैं इन्हीं पे रिसर्च आती है। देखो और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आपको डिफाइंड सोर्सेज, बट जब साइंस टेक की बात करते हो तो ये जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे होते हैं उन पर आपको नज़र रखनी है। और अगर आप इसको इग्नोर कर दो, क्योंकि देखो क्या है कि और सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए आपने एक एप्टीट्यूड अपना बना रखा है, आपका इंटरेस्ट बन रखा है, बट इसके लिए अगर आपका बैकग्राउंड नहीं होगा तो आप भागेंगे, यार नहीं पढ़ना नहीं है, छोड़ो यार क्या करना है, ऐसा माइंडसेट रखेंगे। लेकिन ऐसा माइंडसेट आपको हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे 14 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ रहे हैं। तो अगर आप इनको छोड़ेंगे तो वैसे भी आप देख रहे हो कट ऑफ कितना अभी मतलब वेरी कर रहा है, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा रहा है। इसका रीज़न ये है कि कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स हैं, कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी टफ किया गया है, और जो नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं इनको भी फोकस आपका किया गया है। तो इनको आप मिस नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल पढ़ के ना जाएं। या इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप कुछ नॉर्मल सी चीज़ें पढ़ के चले जाओ एंड यू स्टार्ट थिंकिंग कि नहीं, लाइक फॉर एग्जांपल कि ठीक है, मतलब थोड़ा सा आपका थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाएगा, ठीक है ऐसे ही जाके एग्ज़ाम में कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होगा, आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। और पढ़ना भी क्या पड़ेगा, सोर्स इसका वही है, न्यूज़पेपर में जो चीज़ें चलती रहती है ना उन पे नज़र आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आई टेक द हिंदू सेशन, तो उसमें भी हम लोग का डिस्कशन इन टॉपिक्स को लेके होता रहता है। तो ये चीज़ें थोड़ा आपको रखना है ध्यान, ठीक है। इस पे ऐसे क्वेश्चंस बनता है। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग, एक बार पॉज करो और देन ट्राई टू आंसर इट। क्या होगा इसका आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब स्टेप एंड शूट स्पॉट स्कैनिंग प्रोटॉन आर्क थेरेपी, जिसे हम स्पार्क थेरेपी बोलते हैं। एक बार पॉज करो और इसका आंसर करो। तो यहाँ पे इसका पॉज करके आंसर देख लो। तो आंसर इसका क्या है, सी है। स्पार्क क्या है, एडवांस प्रोटॉन बीम थेरेपी है, डिलीवर करता है रेडिएशन इन द लेयर यूजिंग अ रोटेटिंग आर्क पाथ टारगेटिंग ट्यूमर्स विद प्रिसीजन, ठीक है। तो इसका आंसर आप देख लो, सी इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे ये है, ठीक है, द प्रोटॉन बीम थेरेपी डिलीवरिंग रेडिएशंस इन प्रीसेट एनर्जी लेवल थ्रू अ रोटेटिंग आर्क के माध्यम से किया जा सकता है। एक तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा देते हैं, व्हाट इज़ द दूसरा देखो, व्हाट इज़ द की एडवांटेज ऑफ स्पार्क थेरेपी और कन्वेंशनल जो रेडिएशन थेरेपी होता है, जिसे SFO IMPT बोलते हैं। तो हाई एनर्जी डिलीवरी टू द सराउंडिंग टिश्यू, रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ ट्यूमर सिंकेज, रिड्यूस्ड रेडिएशन एक्सपोजर टू क्रिटिकल ऑर्गन्स, लोअर इंस्टॉलेशन कॉस्ट। तो इनमें एडवांटेज क्या है, देखो एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आंसर देखा जाए तो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज क्या है कि रेडिएशन एक्सपोजर टू क्रिटिकल ऑर्गन वो रिड्यूस हो जाता है। ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है, क्योंकि वेल डायरेक्टेड जहाँ पे कैंसरस सेल्स मौजूद हैं उन्हीं को डायरेक्टली जो है वो हिट करेगा, उन्हीं को टारगेट करेगा। दूसरे जो सेल्स हैं, दूसरे जो चीज़ें हैं उनको ये डैमेज नहीं करेगा। ऑल्दो इसका जैसा मैंने आपको बताया कॉस्ट एसोसिएटेड जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा हाई होता है। तो एडवांटेज एक तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा अगर देखा जाए कि अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस साथ साथ में हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस ये जो अभी डिस्कशन किया है उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं इसका मतलब आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। और अगर अनअकैडमी में भी आप मुझसे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर की क्लासेस चलती हैं बाय यूजिंग दिस कोड SPLIV। एग्रीकल्चर जो ऑप्शनल है वो भी 21 जुलाई से चालू हो रहा है। तो ये है प्लस GS प्लस ऑप्शनल का आपका चल रहा है, तो लिंक आपको मिल जाएगा, उस लिंक का यूज़ कर लें। कोड यूज़ करना है, दैट इज़ SPLIV। उस कोड को यूज़ करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंटेंट अच्छा कवर करेंगे, खास तौर से साइंस टेक करंट अफेयर्स को लेके, तो एग्जाम में भी आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग चैलेंजेस इज नॉट कॉमनली एसोसिएटेड विद स्पार्क थेरेपी। कौन सा है, तो देखो जोग्राफिकल मिस अभी हमने डिस्कस किया, हाई कॉस्ट नैरो एप्लीकेबिलिटी बिल्कुल होता है, और रिस्क है कि ये ओवर यूज़ हो सकता है। तो कौन सा नहीं है, इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, आंसर है ओवर एक्सपोजर टू गामा रेडिएशन। अब देखो ये टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया है तो आप आंसर कर पाएंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको पता नहीं कहाँ से पूछ लिया, तो वहाँ पे फिर आपको क्या है, दिक्कत होने के चांसेस है। तो कोशिश क्या करनी है, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि एक ना एक तरीके से आप ये जो टॉपिक का डिस्कशन है इसको फोकस करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ हाँ चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अभी नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, उससे पहले ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लो, ठीक है। जस्ट ट्राई टू सी दिस क्वेश्चन, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लाइक नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक नोज के ऊपर वी विल डिस्कस। तो इलेक्ट्रॉनिक नोज हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कशन आपका होगा। द
दैट इज इलेक्ट्रॉनिक नोज टू डिटेक्ट मिथेनॉल इन लीकर। ये एक टॉपिक आ जाता। अब इलेक्ट्रॉनिक नोज है, अब इसका जैसे मान लो कि अभी अगर आपसे यही पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक नोज रिसेंटली न्यूज़ में था, इलेक्ट्रॉनिक नोज रिसेंटली न्यूज़ में था, अगर आपसे पूछा जाए तो ये इसका एप्लीकेशन क्या है, तो यहाँ पे क्या आपका एप्लीकेशन बोलोगे कि जो मिथेनॉल है लीकर के अंदर वो उसका वो उसके लिए जिम्मेदार है। और देखो क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक नोज है, जैसे जो लीकर या अल्कोहल होता है ना, तो उसमें एक तो देखो, एक तो आपके पास उसमें इथेनॉल होता है जिसको आप कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन क्या होता है कि अगर उसमें मिथेनॉल होगा तो ये मिथेनॉल मान लो एक जहरी होता है। कई केसेस देखोगे कि जो ऐसा नॉर्मल तरीके से ऐसे ही जो अल्कोहल बना दी जाती है तो उसको पी के बहुत लोग का जान चली जाती है। इसका कारण होता है कि वो उसमें मिथेनॉल बन जाता है, और इस मिथेनॉल की वजह से अगर एक ने किस थोड़ा सा भी ड्रिंक भी कर लिया ना तो ये जहरी है, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव, ऑलमोस्ट बहुत 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 डिफिकल्ट है आप कह सकते हो सर्वाइव कर पाना। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखने की, जो मिथेनॉल है इसको डिटेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी लीकर कंज्यूम करता है किसी भी तरीके, तो उसको जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक नोज क्या है, इसमें कुछ ऐसे सेंसर्स होते हैं तुरंत अलर्ट कर देगा कि इसमें मिथेनॉल है, मतलब बहुत माइन्यूट लेवल में भी अगर मिथेनॉल होगा वो डिटेक्ट कर लेगा। तो ये चीज़ बहुत इसको यूनिक बना देती है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इसको यूनिक बना देती है। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं कि आज के टाइम पे देखो ये जो इलीगल अल्कोहल और इलिसिट अल्कोहल है इसमें मिथेनॉल मौजूद होती है। अगर कोई इसको डिटेक्ट करता है तो डेथ हो सकती है, उसको ब्लाइंडनेस हो सकती है, अंधा हो सकता है वो, ये है। तो इसको कैसे डिटेक्ट किया है, तो इस पर काफ़ी सारा प्रयास भी किया गया। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने इसको डेवलप किया है, और इसका कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, लो कॉस्ट जो है इसको डेवलप किया है। इसमें 3D प्रिंटिंग सेरेमिक चिप का इस्तेमाल किया गया है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसके अलावा इसमें मेटेलिक ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया गया है, ग्राफीन का इस्तेमाल किया गया है। तो क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। 3D प्रिंटिंग कैसे होती है कि जैसे कंप्यूटर होता है उसको पूरी मॉडलिंग मतलब पूरा कैसे चीज़ें बनेंगी वो पूरा तैयार कर लिया जाता है, फिर मटेरियल ऐड ऑन किया जाता है। मटेरियल जैसे ही होगा तो कंप्यूटर के माध्यम से, जैसे सपोज़ करो मुझे एक ये पेंसिल बनानी है तो इसकी भी 3D प्रिंटिंग हो सकती है। तो जैसे भी ये 3D प्रिंटिंग है तो इसका कैसा डिज़ाइन होगा कंप्यूटर में पूरा रहेगा, मटेरियल जो है जो इसको बनाएगा बस वो ऐड ऑन करना है और अपने आप आउटपुट में ये पेंसिल बन के आ जाएगी। तो ये 3D प्रिंटिंग होती है, इससे इवन घर तक बन सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो ये नोज़ है ना, इसको 3D प्रिंटिंग के माध्यम से, और इसमें सेरेमिक चिप का इस्तेमाल किया गया। साथ में इसमें ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, पोरस मेटल ऑर्गेनिक फ्रेम में MOF का इस्तेमाल किया गया है, जो कि ये जो MOF है ये क्या है कि जो भी गैस मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ आएगा वो उसको कैप्चर कर सकता है। फिर ग्राफीन है इसमें, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जिसकी वजह से, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉनिक नोज है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक नोज में इलेक्ट्रिसिटी का जो आप कह सकते हैं मूवमेंट है या कंडक्ट जो हो रही है, तो उसमें आपका ग्राफीन की वजह से वो आपका ऐसा एक्ट करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में जो रखना है, क्योंकि एक तो ये है कि ये बना कैसे है, इसमें कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स हैं। दूसरा इंटरेस्टिंग पार्ट आपको ये याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉनिक नोज है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक नोज है आपकी, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक नोज है इसका पर्पस क्या है। सबसे ज़रूरी चीज़ यही आ जाती है कि व्हाट बेसिकली इज़ द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक नोज। इलेक्ट्रॉनिक नोज का जो पर्पस है वो आपका क्या है। मतलब आप ये देखो कि इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि इवन 50 ppb मतलब पार्ट्स पर बिलियन, 50 पार्ट्स पर बिलियन भी अगर है ना, उसको भी ये डिटेक्ट कर लेगा। 50 पार्ट पर बिलियन भी अगर, तो आप ये मानकर चलिए कि इसको भी ये डिटेक्ट कर सकता है। इतना कम मिथेनॉल मौजूद है अगर तो ये डिटेक्ट कर लेगा। ये इसकी खास बात है, ये चीज़ जो है इसको यूनिक बनाती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक टॉपिक आपका देखते हैं, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली रिसर्चर्स डेवलप अ लो कॉस्ट इलेक्ट्रॉनिक, की ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉनिक नोज टू डिटेक्ट मेथेनॉल। दिस सेंसर इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ 3D प्रिंटेड सेरेमिक चिप, ठीक है। इसके बाद ग्राफीन, पोरस मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, क्वांटम डॉट्स। तो अभी हमने देखा है क्या क्या कंपोनेंट्स। एक बार पॉज करो और इसका आंसर आप खुद कमेंट सेक्शन में हाईलाइट करो, जस्ट सी कि कितने आंसर आपके सही होते हैं ईमानदारी से। तो इसका पॉज करके देखना, तो आंसर इसका क्या होगा, ए का मतलब, क्योंकि देखो ये जो लास्ट वाला है तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो क्वांटम डॉट्स इसमें इंक्लूडेड ही नहीं है। तो 3D प्रिंटेड, आप ये याद रखो, 3D प्रिंटेड सेरेमिक चिप, ग्राफीन और पोरस मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, ये तीनों चीज़ें जो हैं इसके अंदर, ये कंपोनेंट्स इसमें मौजूद हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे टॉपिक का, एक बार क्वेश्चन देख लो फिर टॉपिक डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द की इनोवेशन इन द रिसेंटली डेवलप्ड लाइट एक्टिवेटेड पेनिसिलिन? It activates automatically in the presence of bacteria. It is heat sensitive and work only at the body temperature. It uses light sensitive chemical cap that activates the drug upon green light exposure. It releases penicillin gradually over a several day. ठीक है, तो इस पर डिस्कशन करेंगे एक एक करके, और आदत डालनी है। जैसे साइंस टेक के पढ़ने के लिए आपको आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान जो आपको फेस करना पड़ सकता है वो यही है कि एग्ज़ामिनेशन में अगर मतलब एक इजी क्वेश्चन भी आएगा तो वो फिर आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो एक जैसे साइंस के प्रति भी आपको एक एप्टीट्यूड डेवलप करना है, और एप्टीट्यूड कैसे डेवलप होता है, जब आप उससे रिलेटेड जो सेशंस होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, उनको आप गो थ्रू होते हैं, उनको आप थोड़ा सा फॉलो करते हैं, रिवाइज करते हैं, नोट्स बनाते हैं, सारी चीज़ें। इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल से, यू विल गेट द पीडीएफ। तो यहाँ पे इसको ये टॉपिक है, तो लाइट एक्टिवेटेड पेनिसिलिन है, ये एक टॉपिक बनता है, तो इसको डिस्कस करते हैं। फिर ये क्वेश्चन आपने देख लिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज कर लो, अभी जो डिस्कशन होगा उसके बेसिस पर फिर आप आंसर कर सकते हैं। तो लाइट कंट्रोल पेनिसिलिन अ नोवेल एंटीबायोटिक स्ट्रेटजी। अब देखो यहाँ पे भी जैसे पिछली बार भी हमने एक डिस्कशन किया था, जो पिछला सेशन था उस पर हमने डिस्कशन किया था फेज थेरेपी के बारे में, हमने डिस्कशन किया था। तो फेज थेरेपी के ऊपर वी हैव डिस्कस्ड इफ़ यू रिमेंबर, तो ये डिस्कशन हमारा हुआ था, दैट वी कॉल इट एज फेज थेरेपी। अब ये जो फेज थेरेपी है इस पर भी हमने ये कहा था कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है उससे ये ट्रीट करने में काफ़ी हेल्प करेगा। जो फास्ट थेरेपी या फेज थेरेपी है ये हेल्प करेगा। अब इसका पूरा एक्सप्लेनेशन पिछले संडे का सेशन आप देख लीजिए, उस पर पूरा एक्सप्लेनेशन मेंशन्ड है। तो फास्ट थेरेपी के बारे में अगर देखा जाए, अब क्या है कि यहाँ पे जो लाइट कंट्रोल्ड पेनिसिलिन है इसको भी डेवलप किया गया है, लाइट कंट्रोल्ड पेनिसिलिन डेवलप किया गया है। ये भी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो एंटीबायोटिक है उसका ओवर यूज़ मिसयूज़ जो है वो रोका जाए। एंटीबायोटिक्स कब आप खाते हो, जैसे सपोज़ कोई बैक्टीरिया है वो आपके शरीर पे एंटर करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, तो उससे बचने के लिए आपको एंटीबायोटिक कंज्यूम करते हैं। वो जो अगर आपको बचना है तो उसको एंटीबायोटिक कंज्यूम करते हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे भी क्या है कि साइंटिस्ट ने क्या किया है, दे हैव डेवलप्ड, उन्होंने बनाया है लाइट एक्टिवेटेड वर्जन ऑफ पेनिसिलिन। अब देखो आपसे ये पूछा जा सकता है कि रिसेंटली लाइट एक्टिवेटेड वर्जन ऑफ पेनिसिलिन था, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी एंटीबायोटिक्स है वो उसका ओवर यूज़ मिस यूज़ ना हो सके। इसका खास बात क्या है कि ये जो एंटीबायोटिक है, जैसे मान लो जो एंटीबायोटिक दवा, इसके ऊपर एक कैप सी होती है, जैसे आपकी कोई कोल्ड ड्रिंक है उसकी बॉटल होती है ना, उसके ऊपर कैप होती है, जब खोलोगे तभी कोल्ड ड्रिंक आप पी सकते हो। तो यहाँ पे भी सिंपल सी चीज़ क्या है कि जो ये आपका ऐसा स्ट्रक्चर बना है इसकी, है ना, इसके ऊपर कैप होता है। कैप लाइट सेंसिटिव होता है, जब इस पर लाइट फॉल करेगी, ग्रीन लाइट फॉल करेगी, तभी ये कैप ओपन होगा और तभी जो पेनिसिलिन है वो वर्क करेगी या एंटीबायोटिक वर्क करेगी, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगी। तो इससे क्या है कि क्योंकि ये ग्रीन लाइट पे ही एक्टिवेट होती है, इस वजह से इसका ऐसे टाइम पे, जैसे मान लो आप ये देखो ना, ये आप ऐसा करके है और ये ग्रीन लाइट जब इस पर फॉल करेगी तभी ये एक्टिवेट करेगी। और जैसे इसका टेस्टिंग भी की गई थी कि जैसे एक प्लेट है, उस प्लेट में इकोलाई बैक्टीरिया इनको रखा गया, फिर ये एंटीबायोटिक्स ऐसा डाला गया, फिर लाइट जो है ग्रीन लाइट किया गया, तो जहाँ जहाँ लाइट फॉल किया उसी जगह के बैक्टीरिया मरे थे, आसपास के नहीं मरे थे। तो ये बाकी क्योंकि जब डार्क है, अगर डार्क वाला एरिया है तो इट इज़ गोइंग टू रिमेन इनएक्टिव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि देखो इसको फिर क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन में ये आपका वर्क करेगी, ये जो एंटीबायोटिक्स है ये बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन में वर्क करेगी, तो इसका ओवर यूज़ मिस यूज़ आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। और साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि एंटीबायोटिक्स का जो ओवर यूज़ है प्लस जो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, जिसमें जो बैक्टीरिया होते हैं अलग अलग, लास्ट क्लास आप देखना तो उस पर डिस्कशन हमने किया है। तो जैसे मान लो जो बैक्टीरिया होता है, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, इन बैक्टीरिया के अंदर धीरे धीरे फिल सी, तो यही जो बैक्टीरिया आपके होते हैं, इन बैक्टीरिया के, ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर क्या होता है, एंटीबॉडीज़ के प्रति, एंटीबायोटिक्स के प्रति जो है रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, मतलब एंटीबायोटिक्स या दवा का इन पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो धीरे धीरे फिर अगर ये बैक्टीरिया कोई बीमारी कॉज करते हैं, लगातार अगर कोई बीमारी कॉज करते हैं और आप दवाई खाते हो, फिर भी कोई असर इन पर नहीं पड़ेगा और ये बीमारी
कॉज होती चली जाएगी। तो ये चीज़ आपको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है पेनिसिलिन का है, क्योंकि कई स्टडी कहती है कि जो एंटीबायोटिक्स होती है ना, उसका अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो उससे भी वो बैक्टीरिया एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा, कोई भी चीज़ अगर आपको कॉम्प्लेक्स लगे या ना समझ में आए, टॉपिक्स का लेवल अगर हाई है, देखो हाई तो होगा ही, इनको थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है फिर भी फोकस करना पड़ेगा, अपने दिमाग को आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि मान लो आप और सब्जेक्ट्स पढ़ते हो तो वो लगातार पढ़ते जाते हैं तो आपका एप्टीट्यूड उस सब्जेक्ट्स के लिए बच जाता है। बट इस सब्जेक्ट्स को जब तक आप पढ़ोगे नहीं, और इसमें ये नहीं कि कोई किताब उठा के पढ़ने लग गया, वो भी आपको हेल्प नहीं करेगा। या हेल्प क्या करेगा, यहाँ पे हेल्प करेगा जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, लाइक द टॉपिक्स दैट वी आर डिस्कसिंग, जो न्यूज़ में हैं, जो डिस्कशन में हैं, कमिंग लाइक 2-3 ईयर्स में जो चीज़ें रहती हैं, उन पर आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। और चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इवन इंटरव्यू में भी बहुत हेल्प करेगा। आपके पास वो जो एप्टीट्यूड है, दैट एप्टीट्यूड यू हैव टू डेवलप, इन एनी केस यू हैव टू डेवलप दैट एप्टीट्यूड, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे देखो, व्हाट इज द की इनोवेशन इन द रिसेंटली डेवलप्ड लाइट एक्टिवेटेड पेनिसिलिन। तो इट यूजेस लाइट सेंसिटिव केमिकल कैप दैट एक्टिवेट द ड्रग अपॉन ग्रीन लाइट एक्सपोजर, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट एक्टिवेटेड पेनिसिलिन का ये पॉइंट आपको याद रखना है, आप इजीली आंसर कर सकते हैं इसमें। अगर देखा जाए तो दूसरा देखा जाए, व्हाट इज़ वन मेजर बेनिफिट ऑफ लाइट एक्टिवेटेड एंटीबायोटिक्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। एक बेनिफिट क्या है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है इसमें देख लेते हैं। तो ये क्या करेगा, इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बाय मिनिमाइजिंग अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स जो एक्सपोजर है। तो कोई भी ऐसा अननेसेसरी एक्सपोजर जो एंटीबायोटिक का है वो ख़त्म हो जाएगा। देखो इसमें खास बात यही होता है कि जैसे एंटीबायोटिक्स आपने किया तो वो स्पेसिफिक कंडीशन पे ही एक्टिवेट हो गया, ऐसा नहीं कि एकदम से एक्टिवेट हो जाए। कई बार हम कुछ कंज्यूम करते हैं उसमें एंटीबायोटिक मौजूद है तो वो फिर भी वो आपके शरीर में आके एक्ट नहीं करेगी जब तक उसको कुछ स्पेसिफिक कंडीशन ना। तो इससे कई बार जो भी एंटीबायोटिक्स है उनका ओवर यूज़ मिस यूज़ है उसको अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये एक बार देख लो। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर स्लोअर मसल रिपेयर इन एज्ड इंडिविजुअल्स। डिक्लाइन इन रेड ब्लड सेल काउंट, reduced secretions of digestive enzymes, dormancy and reduced division of muscles stem cells, decreased oxygen supply to the muscles, ठीक है। तो ये आपका है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, एक बार इसको रीड आप कर लो और इसी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि यहाँ पे डिस्कशन क्या हो रहा है, स्टेम सेल्स एजिंग एंड रिवर्सल्स। आजकल देखो ये बहुत रिसर्च चल रही है, एजिंग। लोग बहुत मतलब हमेशा यंग दिखना चाहते हैं ना। अभी सब लोग यंग दिखे ना दिखे वो अलग चीज़ है, बट क्या होता है कि एक चीज़ होती है कि जो आपके शरीर, जैसे मान लो आपका स्किन है, अब उस स्किन के अंदर जो या मसल्स हैं, उन मसल्स में दूसरे जो कुछ सेल्स होते हैं जिसे हम मसल सिस्टम सेल्स बोलते हैं। तो ये मसल सिस्टम सेल्स क्या, इनका काम क्या होता है, ये नए सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और जो डैमेज सेल्स हैं उनको रिपेयर करते हैं। तो इससे क्या है कि नए नए सेल्स होते हैं तो आपकी स्किन एकदम आपको मतलब बहुत ही एक्टिव सी दिखेगी और आप यंग दिखोगे, ये रहता है। अब क्या होता है जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये सेल्स बेसिकली इतना एक्टिव नहीं होते हैं, तो धीरे धीरे फिर जो स्किन है वो लटक सी जाती है। तो अब धीरे धीरे क्या है, प्रयास ये किया जा रहा है कि जो मसल स्टेम सेल्स हैं, दीज मसल स्टेम सेल्स, व्हेन यू टॉक अबाउट दीज व्हाट वी कॉल इट एज मसल्स स्टेम सेल्स की अगर आप बात करोगे, इन मसल स्टेम सेल्स को कहीं ना कहीं कैसे दोबारा से रीएक्टिव किया जाए, दोबारा से इनको कैसे रीएक्टिव किया जाए, इस पर कोशिश की जा रही है, इस पर प्रयास किया जा रहा है, इनको दोबारा से कैसे रीएक्टिव किया जाए। तो इसी पर रिसर्च हुई है कि धीरे धीरे कैसे ये दोबारा से रिएक्टिव हो। अगर ये रिएक्टिव दोबारा से मतलब रिकवरी इनकी हो जाए, ये दोबारा से ये काम करने लग जाएंगे, तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ये दोबारा से नए सेल्स बनाने लग जाएंगे। भले आपकी एज ज़्यादा है और जो सेल्स मतलब डैमेज्ड हैं वो उनको रिपेयर करने लग जाएंगे। इससे आपका जो मसल्स हैं उसमें स्ट्रेंथ दोबारा से डेवलप होगी और स्किन में थोड़ा सा ग्लोनेस और ये सब चीज़ें भी बढ़ेंगी। तो इसके लिए क्या है, रिसर्चर्स ने एक डिस्कवरी की है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन E2 PGE2 जिसे बोलते हैं। ये एक मॉलिक्यूल जो है वो उन्होंने डिस्कवर किया है। तो ये जो PGE2 है ये क्या कर सकती है, ये दोबारा से MUSC जो मसल स्टेम सेल्स हैं उनको ये आप कह सकते हो कि दोबारा से ये रिस्टोर कर सकती है। और जैसे 5 डेली इंजेक्शंस लेने की बात की गई है, इससे मसल्स मास और ये सब करेंगे। बट अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, देखो इंसान का शरीर है, इंसान का शरीर इतना आसान नहीं है कि आपने बस 4-5 दवाई आइडेंटिफाई किया और उससे ये एक्टिवेट हो जाएगा, उसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते ही होते हैं। कोई चीज़ जो नेचुरली होती है
उसका इम्पैक्ट अलग तरीके का होता है, और कोई चीज़ जो अननेचुरल होता है उसका इम्पैक्ट अलग तरीके से होता है। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो PGE2 स्पेसिफिकली देखा जाए तो इसके कहा गया कि डेली 5 इंजेक्शन लगाए। अभी किसी को यंग होना है तो वो लगवाएगा 5 इंजेक्शन, कोई मान लो है ना कि पहले मैं यंग नहीं था, अब ये इंजेक्शन लगा के यंग होने लगा। बट पॉइंट सिर्फ आपको समझना क्या है कि प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जिसे PGE2 भी बोलते हैं, इसके माध्यम से आपका जो ये मसल सिस्टम सेल्स हैं ये दोबारा से रिस्टोर हो जाएंगे या एक्टिव जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन अगर ट्राई करो आप लोग इसको सॉल्व करने की, क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर द स्लोअर मसल्स रिपेयर इन एज्ड इंडिविजुअल। तो सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है कि डॉर्मेंसी एंड रिड्यूस्ड डिवीजन ऑफ मसल स्टेम सेल, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपसे क्वेश्चन मान लो UPSC ने कभी पूछ लिया तो आपको लगेगा पता नहीं कहाँ से पूछ लिया, इसका सोर्स क्या है। आप 4 जगह जो है सोर्स सर्च करोगे, पता नहीं क्या है, कैसा है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। तो यहाँ पे डॉर्मेंसी एंड रिड्यूस्ड जो डिवीज़न ऑफ द मसल सिस्टम सेल्स की अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं यू कैन से कि ये एक फैक्टर बनता है कि मतलब क्योंकि फिर इनकी जो ये स्टेम सेल्स है, मसल स्टेम सेल्स हैं, तो इनसे क्या है कि आपका जो मसल्स हैं उन मसल्स के अंदर जो नए सेल्स नहीं बनते और पुराने सेल्स होते हैं उनका प्रॉपर रिपेयर नहीं होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो इस स्थिति में अंडर दिस कंटेक्स्ट अगर आप बात करोगे, इस स्थिति में क्या होगा, व्हाट विल हैपन कि जो मसल्स आपके हैं वो धीरे धीरे पुराने सेल्स उसमें ऐड ऑन होते चले जाएंगे, नए सेल्स रिपेयर नहीं होंगे, तो वो एजिंग देखने को मिलेगी धीरे धीरे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। लेट्स सी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लो आप, ये एक देखा जाए क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब, आप एक बार पॉज करो देन ट्राई टू आंसर इट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ PGE2 इज इन मसल्स जनरेशन। ये क्या कौन सा है, तो ये क्या है, इट रीएक्टिवेट डॉर्मेंट मसल स्टेम सेल्स टू डिवाइड एंड रिपेयर टिश्यू। मैक्सिमम के आंसर सी ही आ रहे हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे भी क्या है, आंसर क्या होगा, सी होगा। आप पॉज करो देन ट्राई टू आंसर इट। देखो यहाँ ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं अगर आप गो थ्रू होते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, और साल भर में अगर आप ऐसे लगभग सपोज 150-200 टॉपिक्स कवर कर लेते हैं तो उनसे मैक्सिमम आपके साइंस टेक के क्वेश्चंस हैंडल हो जाएंगे। एक देखो सब्जेक्ट्स को जब आप पढ़ते हैं ना तो उससे आपका एक एप्टीट्यूड भी बनता है। सेशन अगर आप देख रहे हैं तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करें, और बिफोर वी प्रोसीड फर्दर तो आप एक ध्यान रखें, अभी आज जो जिस दिन ये वीडियो आप देख रहे हैं तो एक अल्टीमेट ऑफर है। तो ये GS प्लस ऑप्शनल के लिए अगर आप जुड़ते हैं, GS और ऑप्शनल कोर्सेज जो है ना दोनों कंबाइंड आप कर सकते हैं अनअकैडमी के अंदर। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग एग्रीकल्चर, कोड यूज़ करना है SPLIV। तो इसमें क्या है कि आपकी पूरी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन इंक्लूडेड है, जनरल स्टडीज़ के सारे सब्जेक्ट ऑप्शनल सब कुछ इंक्लूडेड है, मेंटरशिप एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। तो बहुत अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी, इसको मिस नहीं करना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। कोड यूज़ करेंगे SPLIV, तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप मेरे कोर्सेज भी सारे एक्सेस कर पाएंगे। एट द सेम पॉइंट ऑफ जो ऑफर है उसको भी अवेल कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। दूसरा टॉपिक देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट टॉपिक इसी पर बेस्ड है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर जस्ट रीड दिस क्वेश्चन, एक बार पॉज करके आप एक बार गो थ्रू हो जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द निसार मिशन इज आर करेक्ट। इट इज़ अ जॉइंट मिशन बिटवीन नासा एंड इसरो. It will use both L-band and S-band radar system. It aims to study only oceanic currents and marine biodiversity. ये सिर्फ इन्हीं को करेगा। जहाँ ओनली आ जाए तो आपका आंसर वैसे भी आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या इसका एग्जैक्ट होगा वो डिस्कशन करेंगे। और इसमें एक टेक्नोलॉजी है जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, सैट टेक्नोलॉजी के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो दैट लेट्स डिस्कस। तो व्हाट इज सिंथेटिक अपर्चर रडार की बात अगर किया जाए तो ये एक हमारा टॉपिक आ जाता है, या फिर शॉर्ट में इसको हम सार भी बोलते हैं या सार टेक्नोलॉजी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, सार टेक्नोलॉजी, तो सार यहाँ पे मतलब है सिंथेटिक अपर्चर रडार है। अब देखो क्या है कि ये जो लाइक फॉर एग्जांपल इसका भी काम क्या है, जैसे ये जो सिंथेटिक अपर्चर है तो ये भी क्या है, जैसे सपोज करो ये एक पेंसिल है। अब ये क्या करेगी, सपोज ये SAR टेक्नोलॉजी क्या करेगी, ये एक माइक्रोवेव्स ऐसा छोड़ेगी। ठीक है, जैसे ऐसा माइक्रोवेव आ रहा है, इससे टकराएगा, फिर उसको दोबारा से वो ऑब्जर्व करेगी। कौन ऑब्जर्व करेगी, जो आपका पूरा सार है या जो सिंथेटिक अपर्चर रडार है। अगर उसकी साइज़ बहुत बड़ी है तो डिफरेंट जो भी लाइट इससे रिफ्लेक्ट होकर, माइक्रोवेव इससे रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, तो वो उसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाएगा। सिंपल सी बात क्या समझना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है,
और ये आपका सार है, यहाँ से माइक्रोवेव ऐसे माइक्रोवेव आई और यहाँ पे इसको ऐसा हिट की। अब ये क्या करती है कि अलग अलग जितने मटेरियल हैं, सारे के सारे जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो अलग तरीके से माइक्रोवेव को रिफ्लेक्ट करते हैं, सब एक जैसा नहीं करते। यहाँ से इसने रिफ्लेक्ट किया, अब इसको ये ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व करने के बाद इसकी इमेजिंग कर देगा, ये तो उसकी इमेज क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये विजिबल लाइट यूज़ नहीं करता है, ये माइक्रोवेव की पल्सेस का माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करता है। ठीक है, सो माइक्रोवेव के माध्यम से ये आपका काम करता है। तो ये चाहे दिन हो चाहे रात हो, किसी भी स्थिति में पूरे तरीके से ये काम करेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो बेसिक्स है ऑफ सार टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो ये माइक्रोवेव पल्सेस एमिट करेगी टूवर्ड्स वेरियस सरफेसेस, फिर उनसे जो भी आपके रिफ्लेक्शन होके आती है उसको ऑब्जर्व करता है, फिर उसकी प्रॉपर इमेजिंग होती है। और इसमें जो एंटीना साइज़ होती है, एंटीना साइज़ जो कि वो सिग्नल्स को जैसे मान लो रिफ्लेक्ट होकर आ रहे हैं तो एंटीना होता है, तो उसको ऑब्जर्व करता है। इस एंटीना साइज़ बेसिकली जितना बड़ा होता है उतना और अधिक विथ रिजोल्यूशन विथ क्लियर पिक्चर जो है वो आपका जो है वो आपका बनता है। फिर कुछ सॉफ्टवेयर्स और ये सब भी इस्तेमाल किए जाते हैं जिसके बेसिस पे जो डेटा है उसको यूज़ करके इमेजेस जो हैं वो आपकी क्रिएट की जाती हैं। तो इसका एडवांटेज देखो क्या है कि सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि 24/7 ये वर्क करेगा, कैसा भी वेदर कंडीशंस हो ये है। और ये क्या है कि जैसे लाइक ये मतलब इसका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि हर एक जो मटेरियल होता है ना, जैसे ये जो सार है, सार टेक्नोलॉजी में माइक्रोवेव्स जो है वो छोड़ी जाएगी। हर एक मटेरियल चाहे वो सॉइल हो, वेजिटेशन हो, वाटर हो, बिल्डिंग्स हो, मेटल्स हो, कुछ भी आप ले लो, सॉइल ले लो, वेजिटेशन ले लो, वाटर, बिल्डिंग, मेटल, कुछ भी आप लोगे, सभी का जो रिफ्लेक्ट होके जो आएगा वो वेरी करेगा, वो एक समान नहीं होगा। सो माइक्रोवेव की अगर बात करें, माइक्रोवेव का जो रिफ्लेक्शन होगा वो सब में वेरी करेगा। ये पेंसिल अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा, मेरा चश्मा अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा, दूसरा मटेरियल अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा, सब। तो क्योंकि वो वेरी करता है रिफ्लेक्शन, उस बेसिस पे अलग अलग इमेजिंग जो है वो बनती है। इस प्रिंसिपल पे ये सार टेक्नोलॉजी आपकी काम करती है। ठीक है, और यही सार टेक्नोलॉजी आपकी निसार मिशन के अंदर है। तो नासा, इसरो, सिंथेटिक अपर्चर रडार, तो यहाँ पे दोनों इंस्टीट्यूट जो है, नासा हमारा अभी यूएसए का, इसरो हमारा, और ये इसी में काम कर रहे हैं। मतलब इनका काम भी क्या है कि अर्थ को ऑब्जर्व करना है, अर्थ में जो भी चीज़ें हैं हो रही हैं, जैसे मान लो कि अर्थ के पूरे सरफेस में जो भी चेंजेस हैं उनको नज़र बना के रखनी है। लैंड सबसिस्टेंस हो रहा है, मतलब ऊपर नीचे हो रही है लैंड, या ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, आइस मेल्ट हो रहा है, अर्थक्वेक हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रही है, वॉल्केनोज हैं, या वेजिटेशन में चेंजेस आ रहे हैं, एग्रीकल्चर में क्या बदलाव है। अब क्योंकि हर एक जो कंपोनेंट मटेरियल इससे एसोसिएटेड है, ये सब क्या करेगा, इनमें जो भी माइक्रोवेव्स इन पर पड़ेगी तो ये अलग तरीके से माइक्रोवेव रिफ्लेक्ट करेंगे। और उस रिफ्लेक्शन को क्या होगा कि ये सार टेक्नोलॉजी का जो एंटीना है वो ऑब्जर्व कर लेगा, ऑब्जर्व करने के बाद उसकी प्रॉपर इमेजिंग करेगा, उसकी इमेजिंग की जाएगी, और फिर सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जो भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो इमेज है वो इमेज आपकी एक तरीके से बनती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। यहाँ तक आई होप सभी लोग को अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगेन सेशन अगर आप देख रहे हैं तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करें। और देखो ये जो कंटेंट है ना, ऐसे कंटेंट को थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको कहा भी है। और अभी 21 जुलाई से हम स्टार्टिंग एग्रीकल्चर ऑप्शनल ऑल्सो। तो एग्रीकल्चर ऑप्शनल हाई स्कोरिंग ऑप्शनल है, 450 पेजेस के नोट्स होंगे और लगभग आपका 150 घंटे आपको देने हैं। आपका पूरा एग्रीकल्चर ऑप्शनल कंप्लीट हो जाएगा। जो नोट्स दिए जाएंगे बस उसको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोड सिर्फ यही है, अगर आप पर्सनल मेंटरशिप ऑप्शनल के कंटेक्स्ट में भी आपको चाहिए तो यू हैव टू यूज़ दिस कोड, दैट इज़ SPLIV। चलो स्टार्ट, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। एक और टॉपिक आता है दैट इज़ SMN1 जीन। अब ये एक थोड़ा सा, मतलब ये थोड़ा सा प्रीलिम्स स्पेसिफिक, थोड़ा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है, दैट वी कॉल इट एज SMN1 जीन। तो कहा क्या गया है कि ये जो SMN1 जीन है, इसमें अगर कुछ बदलाव हो जाए तो इससे क्या होता है कि जैसे मान लो कि जैसे एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। इसमें क्या होता है, एकदम अकड़न सी आ जाती है, मसल्स वर्क नहीं करती प्रॉपर तरीके से। तो इसके पीछे कारण बताइए। जैसे आपसे पूछा जाए कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक ये बीमारी, इसके पीछे कॉज क्या है, तो स्टडी क्या कहती है, मतलब रिसेंटली क्या स्टडी कहती है कि जो ये SMN1 जीन है ना, इसमें कुछ बदलाव आ जाता है, चेंजेस आ जाते हैं। और क्योंकि चेंजेस आ जाते हैं या म्यूटेशन इसमें सडनली होता है, इसमें इसकी वजह से सर्टन ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स की अगर बात किया जाए, है ना, तो लाइक फॉर एग्जांपल जैसे ये जो म्यूटेशन है, बदलाव हो रहा है, SMN1 जीन है, इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी ये मोटर न्यूरॉन है, प्रोटीन है, इसका प्रोडक्शन अफेक्ट होता है, जो कि अगेन
आप कह सकते हो कि इस बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो ये जो मोटर न्यूरॉन्स होती हैं जो ब्रेन में मौजूद हैं और आपके कई ऐसा सिग्नल है ना, कोई भी शरीर आपका मूव करता है या एक्ट करता है उसमें ब्रेन से सिग्नलिंग होती है, तो ये मोटर न्यूरॉन का एक महत्वपूर्ण रोल होता है उसमें। तो वो उसका प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाती है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इस जीन में सडन बदलाव हो जाता है। तो ये थोड़ा सा फैक्ट याद रखना, इस पर कोई मेंस का प्रश्न आपके लिए नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अराक हैवी वाटर रिएक्टर। ये एक टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा साइंस जुड़ी हुई है, इसलिए मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप देखोगे तो कि इज़राइल जो है ना, इज़राइल की अगर आप बात करोगे तो इज़राइल बेसिकली ईरान के कई न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे उसने हिट किया है और उसमें अराक हैवी वाटर रिएक्टर भी है। तो ये ज्योग्राफी का वैसे लोकेशन वाइज देखा जाए, बट यहाँ पे आपको हमें देखना हैवी वाटर क्या होता है जनरली अगर देखा जाए। तो अराक हैवी वाटर रिएक्टर इसको हिट जो है किया गया है। अब क्यों इसको हिट किया गया है, इसका कंसेप्ट थोड़ा सा पता होना चाहिए। बेसिक्स कई बार हम लोग डिस्कशन करेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूज़न फिजन किस तरीके से होता है, एक बार अलग से टॉपिक हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। बट यहाँ फ़िलहाल के लिए हमें यह जानना चाहिए कि इजराइल इतना इंटरेस्ट मतलब क्यों इस न्यूक्लियर रिएक्टर को हिट करता है, क्यों ये इतना यूनिक है, ठीक है। तो एक चीज़ तो आप सभी ने पढ़ी होगी कि जो ईरान है ना, ईरान न्यूक्लियर जैसे लाइक फॉर एग्जांपल एज़ पर रिपोर्ट्स की ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। ऑल्दो ये ईरान इसको पूरे तरीके से डिनाई कर रहा है, लेकिन इसराइल का कहना है कि नहीं देखो ये न्यूक्लियर जो है वेपन बना रहा है, ईरान इसको डिनाई कर रहा है। अब यहाँ पे क्या आपको समझना है कि अराक जहाँ पे IR-40 न्यूक्लियर रिएक्टर है, अब इसमें क्या है कि ये जो एक हैवी वाटर रिएक्टर, हैवी वाटर क्या है, हैवी वाटर अगर आप ये वर्ड समझो तो हैवी वाटर होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड ये भी जैसे वाटर होता है ना, वाटर को आप H2O लिखते हो, तो ये भी क्या है कि यहाँ पे H2O की जगह क्या है, ये हाइड्रोजन एटम यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह यहाँ जो H है इसकी जगह D होता है, D2O जिसे हम बोलते हैं, ड्यूटेरियम जिसे हम कहते हैं। ये भी क्या है कि एक हाइड्रोजन का अलग से कोई दूसरा फॉर्म है, या इसे हम आइसोटोप भी कहते हैं, जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। तो हमें क्या समझना है कि यहाँ पे वाटर की जगह जो ये हैवी वाटर होता है इसमें D2O होता है, ड्यूटेरियम होता है, जो कि हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप होता है। तो ये D2O पर बेस्ड ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है। तो एक चीज़ तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है ये वाटर मतलब H2O पे नहीं, ये D2O पर बेस्ड है। इसी D2O को हम हैवी वाटर बोलते हैं। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि जो जैसे अब ये हैवी वाटर रिएक्टर है, हैवी वाटर रिएक्टर है, अब इस पर मान लो यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, यूरेनियम फ्यूल, जैसे आपकी गाड़ी में पेट्रोल यूज़ होता है, फ्यूल होता है, जलेगा और आपका गाड़ी चलेगी, ऐसे ही न्यूक्लियर रिएक्टर को रन करने के लिए आपको फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो आप क्या यहाँ इस्तेमाल कर रहे हो, यूरेनियम को आप इस्तेमाल कर रहे हो, नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल आप कर रहे हो। तो नेचुरल यूरेनियम जो है फ्यूल्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, ये जो नेचुरल यूरेनियम है इसका इस्तेमाल किया जाता है हैवी वाटर रिएक्टर में, और इससे एक चीज़ बनता है जिसे हम कहते हैं हाई ग्रेड प्लूटोनियम। मतलब आप ये क्या समझना है कि यूरेनियम है, इस यूरेनियम का जब D2 रिएक्टर में ये यूज़ होगा तो ये क्या करेगा, ये प्लूटोनियम जो है वो प्लूटोनियम हाई ग्रेड प्लूटोनियम बनाएगा, हाई ग्रेड जो है ये प्लूटोनियम बनाएगा। और ये हाई ग्रेड प्लूटोनियम का इस्तेमाल क्या करेंगे, ये इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यही कारण ये है कि ये डायरेक्ट उन जगहों पे टारगेट इज़राइल के द्वारा किया जा रहा है, डायरेक्टली टारगेट कर रहा है इज़राइल के द्वारा, जहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ न्यूक्लियर वेपन बनाया जा सकता है। और उसमें से अराक न्यूक्लियर रिएक्टर एक है, उसमें से जो अराक न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो आपका एक है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका बन जाता है, ठीक है। तो ये बहुत जो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, ठीक है, इस पर चर्चा थोड़ा ज़रूरी है, इसको ध्यान में रखना है कि इस पर अटैक क्यों किया गया है, इसका पीछे रीज़न क्या है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी है, यहाँ पे ये टेक्निकल उसमें भी आप चाहो तो याद रखना कि हाई प्योरिटी Pu-239 प्रोड्यूस उसमें होता है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए। जो एनरिचमेंट है, हाई लेवल की एनरिचमेंट इसमें अचीव की जा सकती है। नेक्स्ट एक टॉपिक आता है क्वांटम सिक्योरिटी। जैसे आप साइबर सिक्योरिटी तो पढ़ते हो, क्वांटम सिक्योरिटी क्या है, GS पेपर 3 मेंस के अंदर है एक टॉपिक जिसे हम बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी, तो आप पढ़ते ही हो। अब बात आ जाती है क्वांटम सिक्योरिटी की, बात आ जाती है, ये एक नए कंसेप्ट इमर्ज हो रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। देखो क्या होता है कि जैसे सपोज़ करो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि जैसे मान लो कोई ए है, आप मान लो, और आप किसी को मैसेज सेंड कर दो B को, तो मैसेज आपका जाएगा। तो जनरली अगर आप व्हाट्सअप से मैसेज करोगे तो जो भी मैसेज करोगे, जैसे मान लो मैसेज में रोहित लिखा है, तो रोहित ऐसा लिख के नहीं जाएगा, वो XYZ ABC
ऐसा कुछ में कन्वर्ट हो जाएगा कि कोई रीड नहीं कर सकता उसको बीच में, फिर बी में वो जाएगा, बी के पास जाके दोबारा से वो रोहित में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे क्या बीच में कोई भी मैसेज जो है, या इसे हम ईवसड्रॉपिंग भी बोलते हैं, तो कोई भी मैसेज ऐसा रीड ना कर पाए या कम्युनिकेशन सिक्योर रहे। अब क्या हो रहा है कि देखो, ये जो भी एक कैलकुलेशन होती है ना, ये पूरा एक मैथमेटिकल, जैसे आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं ना, आप देखोगे ना कि कोई ऐसा सीक्वेंस दे दिया कि इस कोड में अगर ये है तो ये इसी कोड में ये क्या होगा, ऐसा होता है ना, रीजनिंग में क्वेश्चंस आते हैं आज के टाइम पे। तो जो भी ऐसा कन्वर्ट कर रहा है ना किसी मैसेज को, अगर आप किसी फॉर्म में कन्वर्ट करो तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम पर बेस्ड होता है। कहा क्या जाता है कि आज के टाइम पे जो क्वांटम कंप्यूटर्स आते हैं ना, ये क्वांटम कंप्यूटर्स इतने हाईली एडवांस होते हैं कि तुरंत इस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, और जो भी मैसेज है उसको डिक्रिप्ट कर देंगे, मतलब बता देंगे मैसेज क्या है पहुंचने से पहले। तो इससे क्या कि आपका जो कम्युनिकेशन है ना, वो कम्युनिकेशन पूरे तरीके से सिक्योर नहीं रहता है आज के टाइम पे। तो क्वांटम कंप्यूटर, ये जो नॉर्मल कंप्यूटर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी जितनी भी सिक्योरिटी हमने फीचर्स बना रखे हैं उसको बाईपास कर जाएगा। तो अब नए तरीके का मतलब अगर आप लाइक सिक्योरिटी की बात करो तो आपको नए तरीके के फीचर्स डेवलप करने पड़ेंगे, नए तरीके अपनाने पड़ेंगे। तो इसी को अगर आप ध्यान रखें तो यहाँ पे ही एक चीज़ डेवलप की गई है, और अभी इसको टेस्ट भी किया गया है, लाइक फॉर एग्जांपल बाय आईआईटी दिल्ली एंड डीआरडीओ। तो 1 किलोमीटर तक इन्होंने कम्युनिकेशन स्टेप किया है, और उसमें उन्होंने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन किया, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन किया। इसका मतलब समझना ध्यान से, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, एक तरफ ए है दूसरी तरफ बी है, ठीक है, ए और बी दो हैं। तो ए और बी जो है, तो यहाँ से जब मैसेज जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, क्वांटम कीज़ जो हैं ए से बी की तरफ जाती हैं, मतलब जब ये कीज़ यूज़ होगा तभी वो मैसेज जो है आप जिस भी फॉर्म में वो कन्वर्ट होगा, वो फिर जैसे वो इनक्रिप्टेड है मैसेजेस, तो उसको दोबारा से डिक्रिप्ट होगा, मतलब अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो किसी फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर वो कीज़ डालेंगे तो फिर जो रियल मैसेज है वो आ जाएगा। तो इसमें क्वांटम कीज़ होते हैं। अब ये क्वांटम कीज़ क्या होती हैं, ऐसा फिक्स नहीं होती, इनमें बदलाव भी होता रहता है। और ये जैसे क्वांटम वर्ड का मतलब होता है कि ये जो एटम होता है ना, जैसे उसके जो पार्टिकल्स उनकी प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड होता है, जैसे फोटोनिक प्रॉपर्टी अलग से टॉपिक है, बट अभी बस इतना समझना है आपको कि ये जो कीज़ होती हैं क्वांटम कीज़ की अगर हम बात करें, तो इनमें इनका जो कीज़ जनरेट होते हैं, तो ये कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम पर बेस्ड नहीं होता है, ये बेस्ड होते हैं सर्टेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ पर। तो इसको ऐसा जानना आसान नहीं है। तो अगर किसी के पास कीज़ नहीं है तो वो किसी भी हालत में ये जान ही नहीं पाएगा कि मैसेज क्या है, क्योंकि वो उस मैसेज को डिक्रिप्ट नहीं कर सकता है। तो ये जो है डेवलप हमारे जैसे आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ के द्वारा आपका किया गया। और यही यहाँ पे जैसे हमारा एक मिशन भी था जिसे हम नेशनल क्वांटम मिशन बोलते हैं। इस नेशनल क्वांटम मिशन में भी हमने इस चीज़ को फॉलो हमने एक पिलर बनाया है कि हम क्वांटम कम्युनिकेशन डेवलप करेंगे, मतलब कम्युनिकेशन जो है वो हम डेवलप करेंगे, प्रॉपर जो कम्युनिकेशन है उस कम्युनिकेशन को हम वी विल डेवलप, क्वांटम कम्युनिकेशन जो है हम उसको क्वांटम कम्युनिकेशन जो है वो डेवलप करेंगे एक तरीके से लगभग, है ना। तो ये लाइक है ना, और ये जो है नेशनल क्वांटम मिशन के अंदर भी इस बात को हाईलाइट किया गया है। तो इसमें कुछ कमियां हैं कि मतलब आपको एक तो इसको करना बहुत रिसर्च डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको चीज़ें फंड वंड सब रिलीज़ करना पड़ेगा, आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चाहिए, आप बाहरी फॉरेन उसमें डिपेंडेंट हो, आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इक्विपमेंट रेंटल्स, मतलब क्योंकि आप अगर खुद नहीं करोगे तो किसी से कुछ ले रहे हो, किसी से कुछ रेंटल में ले रहे हो, तो वो इतना सिक्योर नहीं रहेगा। तो फाइनली वी कैन से कि है ना, हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वी कैन से कि जो ये कम्युनिकेशन है, क्वांटम कम्युनिकेशन है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और ख़ासतौर से जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QDD जिसे बोलते हैं, QKD जिसे बोलते हैं, तो वो बहुत मैटर करेगा फ्यूचर के अंदर व्हेन यू टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, सिक्योर कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं ध्यान में रखना। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ASHRAE 55 एंड ISO 7330। इस सेशन का PDF आपको सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पे जो है वो मिल जाएगा, वहाँ पे आपको है ना, वहाँ से आपको PDF अवेलेबल रहेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये अगर आपसे पूछा जाए कि ASHRAE 55 और ISO 7730 रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये क्या है? तो ये क्या है कि जैसे मान लो आप अपने अभी रूम पे बैठ के क्लास देख रहे हो, तो उसमें आपने AC चला रखा हो मान लो। अब AC जब चला रखे हो तो कई लोग अगर टेम्परेचर 18-19 में करके बैठ रहे हैं, पॉइंट क्या है कि जो भी ये हीटिंग होती, मतलब जो भी
ये कूलिंग हो रही है, इसका सर्टेन सेट ऑफ स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो उस स्टैंडर्ड को डिफाइन किया जाता है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड को डिफाइन किया जाता है। तो ये अगर आपसे पूछा एसओए 55 और ISO 773 है, ये क्या है, ये अगर हम इंडोर एनवायरनमेंट में, जैसे आप रूम पे बैठे हो, तो कितने लेवल का जो ठंड है वो रहना चाहिए जो कि आपकी बॉडी के लिए ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम चिल्ड करके और रजाई ओढ़ के बैठो, बट ओवरऑल उसका नुकसान आपके शरीर को फेस करना पड़ेगा। तो वो स्टैंडर्ड जो है वो डेवलप किया गया, जिसे हम एसओएस 55 या ISO 7730 भी आपका बोलते हैं, ठीक है। एसरे 55 पब्लिश्ड बाय अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर इज़ मोर वाइडली यूज्ड इन, ये इस्तेमाल किया जाता है। और ISO 730 जो है ये स्टैंडर्ड है, डेवलप किया जाता है बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये दोनों ही सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपके फॉलो किए जाते हैं। मेनली इसमें यही ध्यान में रखना कि स्टैंडर्ड्स के बेसिस में हमारा शरीर किस प्रकार का, कितने लेवल का जो कूलिंग है या थर्मल कंफर्ट है हम झेल सकते हैं, हमारे शरीर के लिए कितना ठीक है, वो इस स्टैंडर्ड के माध्यम से हाईलाइट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है, दैट इज़ अभी कुछ कोरोना के केसेस थे, अब तो पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन XFG वेरिएंट एक वर्ड याद रखना है। तो यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट। ये वर्ड आपको याद रखना है, दैट वी कॉल इट एज रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट, वर्ड आपको याद रखना है। अब क्या होता है कि जैसे सपोज करो, पहले तो आप ये समझो, एक वर्ड समझो कि यहाँ पे जो एक वर्ड यूज़ हो रहा है वेरिएंट, ये वेरिएंट क्या है। वेरिएंट का मतलब क्या होता है, जैसे जो कोई वायरस है, अब वायरस में सडन कुछ चेंजेस आ जाए, बदलाव हो जाए, तो वो उसका वेरिएंट हो जाता है। जैसे मान लो V1 वेरिएंट हो सकता है, V2 हो सकता है, V3 हो सकता है, V4 हो सकता है, अलग अलग वेरिएंट आपके हो सकता है। तो जो वायरस है उसके कई फॉर्म्स आएंगे, तो वो उसके वेरिएंट हो जाएंगे, ठीक है। V1 V2 V3 अलग अलग वेरिएंट जो है वो आपके हो जाएंगे। तो वायरस है, उसके कई फॉर्म्स अगर आप देखोगे तो वो उसके क्या होंगे, वेरिएंट हो जाएंगे। अब किसी के शरीर में, कोई मान लो कोई भी इंडिविजुअल है, उसके शरीर में अगर अलग अलग वेरिएंट्स जो हैं एंटर करते हैं, तो वो क्या करेंगे, अलग अलग जो वायरसेस है ना, अलग अलग जो वेरिएंट एंटर करेंगे, तो इनका जेनेटिक मटेरियल, सपोज करो एक का जेनेटिक मटेरियल ऐसा, ठीक है, एक दूसरे का ऐसा है, ऐसा तीसरे का ऐसा, तो ये क्या करेंगे, कंबाइन कर जाएंगे और एक नए प्रकार का जो वेरिएंट या वायरस जो है वो बन जाएगा। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे अलग अलग वेरिएंट के जेनेटिक मटेरियल आके मिल जाते हैं। जैसे सपोज करो वायरस है, उसके उसमें कुछ बदलाव हुए तो उसके अलग अलग वेरिएंट हो गए, V1 V2 V3, तीनों वेरिएंट्स आप इन्फेक्ट हो गए, तो वो आपके शरीर में जाएंगे, तो अपने जेनेटिक मटेरियल को ऐड ऑन करेंगे, मिक्स करेंगे, मतलब ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। और वो ऐड ऑन होने के बाद वो एक नए प्रकार का वेरिएंट बन जाएगा जिसमें तीनों का जेनेटिक मटेरियल होगा। अब इसका मतलब इसका नुकसान क्या होता है, उसका ये नुकसान होता है कि आप अगर आपके शरीर के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ हैं, आपने वैक्सीन लगवा रखी है, दवा है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए जिस पर वो दवा या एंटीबॉडीज़ बिल्कुल काम ना करें, तो फिर आपको दोबारा से ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। तो इस तरीके के जो वेरिएंट्स होते हैं इन्हीं को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट। क्या बोलते हैं इनको, रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट वर्ड इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वेरिएंट्स के नाम दिए हुए हैं, ये आपको याद नहीं करना है, ये रटना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बस रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट क्या होते हैं वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। एक टॉपिक और आता है जिसे कहते हैं लिक्विड ऑक्सीजन। ये एक टॉपिक आपके लिए फ्रेम होता है। अभी हम मतलब एक टॉपिक है एक्सियोम मिशन। एक्सियोम मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है, थोड़ा सा इसके ये अलग से टॉपिक एक्सियोम मिशन है। तो एक्सियोम मिशन अभी जब लॉन्च होगा तो इससे बहुत सारे आर्टिकल होंगे, तो हम लोग इसको सेपरेट डिस्कस कर लेंगे। तो देखो ये जो एक्सियोम मिशन है ना, जिसमें हम भारत के भी एक क्रू मेंबर हैं वो जा रहे हैं। अब ये दोबारा से डिले हो गया। अब डिले का कारण क्या बताया गया कि जैसे मान लो कि ये मिशन जाता है, एक्सियोम नाम की कंपनी है। अब इसमें क्या है कि ये क्रू मेंबर्स मतलब कुछ लोगों को लेके जा रही है अलग अलग देश के, तो उनको लेकर जा रही है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर। अब इसमें क्या होता है कि इसमें रॉकेट इस्तेमाल होता है। तो रॉकेट किसका इस्तेमाल हो रहा है, स्पेसएक्स कंपनी है उसका इस्तेमाल हो रहा है, और फाल्कन 9 रॉकेट जो है उसका इस्तेमाल हो रहा है। अब ये जो स्पेसएक्स कंपनी है उसका, अब उसमें क्या है कि इस रॉकेट के अंदर जो है, मतलब ये जो रॉकेट है, सर्टन जो रॉकेट्स और बूस्टर्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं, उनमें क्या होता है कि फ्यूल यूज़ होता है। वो फ्यूल जैसे यहाँ पे फ्यूल है, जो फ्यूल है लाइक LOX, ये फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है। फ्यूल में जैसे आपकी गाड़ी में फ्यूल होता है, वैसे रॉकेट को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए, तो बूस्टर में फ्यूल यूज इस्तेमाल होता है LOX। और ये क्या होता है, फ्रीज फॉर्म में होता है, मतलब ये क्रायोजेनिक होता है, या आप कह सकते हो एकदम बहुत लो टेम्परेचर में स्टोर होता है। अगर ये थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आता है तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा,
और गैस में अगर कन्वर्ट होगा तो उसे फ्यूल के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। तो अभी क्या हो रहा है, इसमें ही कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, मतलब इसका जो टेम्परेचर मेंटेनेंस है उसको मेंटेन, मतलब उसको ज़रूरी है, वो नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से ये एक्सियोम मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है और ये उसमें डिले देखने को मिल रहा है। तो आपको ये LOX जो है रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या है वो आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है, ये ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो मैंने आपसे क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे देख लो क्वेश्चन एक जो सार टेक्नोलॉजी का देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ सार इमेजिंग, मैपिंग एग्रीकल्चर पैटर्न, मॉनिटरिंग ग्लेशियर एंड आइस मेल्ट, ऑब्जर्विंग मैराइन बायोडाइवर्सिटी, डिटेक्टिंग अर्थक्वेक लैंड सबसिस्टेंस। तो इनमें से कौन सा है, तो यहाँ पे 1, 3, 4 है। मैराइन बायोडाइवर्सिटी को ऑब्जर्व करना इसका काम नहीं है, ठीक है। इसको पॉज करके आप अपना जो डिस्कशन है उसको गो थ्रू हो जाएंगे, तो यू कैन आंसर इट। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अनअकैडमी से नहीं जुड़े हैं, ज़रूर से जुड़े हैं। एग्रीकल्चर ऑप्शनल मेरे द्वारा 21 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, और भी सारे ऑप्शनल आप एक्सेस कर सकते हैं। GS और ऑप्शनल दोनों कंबाइंड आप एक्सेस कर सकते हैं, लाइव क्लासेस देख सकते हैं। कोड यूज़ करना है, दैट इज़ SPLIVE, और उसको यूज़ करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और इसका PDF आपको मिल जाएगा सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।